हेलो, नमस्कार। आप सभी का बालाजी परिवार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे पशुओं की नस्लों के बारे में। आज हमारा नया टॉपिक है पशुओं की नस्लों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज हमारा रहेगा गाय की नस्लें। गाय की नस्लों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सभी जुड़ जाइए जल्दी से। हम स्टार्ट कर रहे हैं पशुओं की नस्लें। सभी को आवाज़ क्लियर आ रही है? कमेंट कर देना ना, अगर नहीं आती है आवाज़ या स्क्रीन सही नहीं दिखे तो बता देना आप लोग। हम बात करते हैं गाय की नस्लों के बारे में। उससे पहले हम थोड़ा इसका बेसिक देख लेते हैं कि क्या क्या है। मतलब गाय जैसे इसकी कितनी रजिस्टर्ड नस्लें हैं, क्या नाम होता है इसका, और इसकी क्या जो इसका कुल है या क्या फैमिली होती है इसकी। तो हम बात करते हैं गाय की जो टोटल रजिस्टर्ड नस्लें हैं वो कितनी है? 50 कुल रजिस्टर्ड नस्लें हैं है 50। जो इंडिया में हमारे भारत में है ना, भारत में जो कुल रजिस्टर्ड नस्लें हैं वो कितनी है? 50 हो चुकी है अभी, है ना। अब ये रजिस्टर्ड कौन करता है, अगर किसी को पता हो तो बताएं कि जो ये नस्लें रजिस्टर्ड की जाती है इंडिया में वो कौन से संस्थान के द्वारा की जाती है? पता है आप लोगों को? किसी को पता हो तो कमेंट कीजिए। चलो हम देखते हैं। ये होता है NB, एक नाम सुना होगा आपने, NBAGR। कहाँ पे है ये NBAGR? कहाँ पे है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। कहाँ है? करनाल में। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। कहाँ है ये? करनाल, हरियाणा में। करनाल हरियाणा के अंदर है NBAGR, जिसको हम बोलते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ये क्या, जो हमारे इंडियन ब्रीड्स जो रजिस्टर्ड करते हैं वो NBAGR के द्वारा की जाती है। और अब अभी तक जो कुल गायों की नस्लें अभी तक रजिस्टर्ड की जा चुकी है वो कितनी है? 50 नस्लें की जा चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके वैज्ञानिक नाम के बारे में। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आपको पता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? जो देशी काऊ होती है उसका बोस इंडिकस होता है। जो देशी काऊ है उसका होता है बोस इंडिकस, जबकि जो विदेशी काऊ होती है उसका नाम होता है बोस टार्सस। क्या होता है? बोस टार्सस। अब इनमें क्या होता है कि जो देशी होती है उसमें हम्प होता है और विदेशी होती है उसमें हम्प नहीं होता है। या हिंदी में जैसे आप बोल सकते हैं थुई वाली गाय और बिना थुई वाली, है ना। हमने बात की किसके? इसके नाम की। इसका नाम देखा हमने बोस इंडिकस, जो है देसी गाय का। ये ध्यान में रखना है कि कौन सी गाय का है ये? बोस इंडिकस होता है देसी गाय का। जैसे आपको दिख रही है ये देसी गाय है ना। ये नस्ल कौन सी है? पहचान में आ रही है? कमेंट करें पहचान में आ रही है तो। ये कौन सी गाय है? ये गाय है, ये जो है देसी गाय की नस्ल है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं विदेशी। विदेशी का नाम हमने पढ़ा है, क्या होता है? बोस टार्सस। नाम दोनों के याद रखने। इसका क्या होता है? विदेशी का बोस टार्सस। और ये इसकी जो विशेषता ये होती है, आपको यहाँ पे दिख रही होगी, इसके यहाँ हम्प नहीं है जबकि इसके यहाँ ये हम्प है इस जगह पे, है ना। तो ये विशेषता होती है देसी की। देसी में हम्प होता है, उसको देख के आप पहचान सकते हैं, और विदेशी के अंदर हम्प नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी जो फैमिली है या जिसको बोलते हैं हम कुल कौन सा होता है? तो कुल हमने पढ़ा था गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सभी का कुल कौन सा पढ़ा था? बोविडी। बोविडी कुल होता है इसका। कौन सा कुल होता है? बोविडी। उसके बाद हम बात करते हैं इसके क्रोमोसोम नंबर, जो कि हम पढ़ चुके हैं। कितने होते हैं? 2n = 60 होते हैं। जो इस गाय के क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो होते हैं 2n = 60।
अब ये हमने बेसिक चीज़ देख ली गाय के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं कि ये नस्लें जो है देशी और विदेशी में क्या अंतर होता है। तो जनरली आपको एक अंतर मैंने बताया कि जो देशी होती है उसके अंदर हम्प होता है, हम्प वाली होती है या थुई वाली गाय होती है वो देसी होती है, जिसको कुबड़ भी बोलते हैं अपन, है ना। कुबड़ वाली गाय है वो देशी गाय होती है। और देशी गाय में नॉर्मली अगर वसा की बात करें तो लगभग 4.5% वसा पाई जाती है, कुछ में अधिक और कुछ में कम हो सकती है। जो इन एवरेज होता है एक वो होता है 4.5%। उसके बाद हम बात करते हैं, जो आपने देखा होगा कि देशी गाय होती है उसका दूध अधिक पीला होता है, जबकि जो विदेशी गाय का दूध होता है वो कम पीला होता है, उसका हल्का वाइटिश कलर होता है, पीला कलर कम होता है, उसमें नहीं होता है। तो जो इसका जो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा येलो कलर होने का कारण क्या है? कैरोटीन। कैरोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसके कारण इसका कलर कौन सा होता है? येलो कलर होता है। जबकि जो उसका वाइट कलर होता है, क्योंकि उसमें कैरोटीन की मात्रा कम पाई जाती है, इसीलिए उसका कलर कौन सा होता है? येलो। एक हम बात करते हैं जनरल चीज़ है A1 मिल्क। आप लोग बताइएगा किसी को आता है तो, A1 मिल्क क्या होता है और A2 मिल्क क्या होता है? A2 मिल्क, दो तरह के मिल्क होते हैं, A1 मिल्क और A2 मिल्क। किसी को पता है इसका क्या होता है? कमेंट करें आप जिसको पता हो, क्या होता है A1 मिल्क और A2 मिल्क। A1 जो मिल्क होता है वो कौन सी गायों का होता है? A1 होता है विदेशी गायों का। देशी गायों का दूध होता है वो होता है A1, है ना। और जो A2 कैटेगरी में A2 मिल्क मानते हैं, A2 मिल्क कौन सा होता है? इसमें देशी गायों का मिल्क होता है। देशी गायों के मिल्क को नाम दिया जाता है A2 मिल्क, है ना। ये होता है देशी गायों का। इन जनरल आप बताएं कि A1 मिल्क अच्छा होता है या A2 हमारे स्वास्थ्य के लिए? स्वास्थ्य के लिए कौन सा अच्छा होता है? A2, है ना। जो देशी गाय का मिल्क होता है वो स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। ये हो गई हमारी जनरल बात। उसके बाद हमने बात की थी, ये हम बात कर चुके हैं, विदेशी में क्या होता है? कुबड़ नहीं पाया जाता है। विदेशी जो नस्ल होती है उसमें कुबड़ नहीं पाया जाता है। उसके बाद हमने जो बात की है कि विदेशी नस्लों में कैरोटीन की मात्रा कम पाई जाती है। कैरोटीन की मात्रा कम पाई जाने के कारण इसका क्या जो कलर होता है वो येलोविश ना होके और वाइटिश कलर होता है, जो इन विदेशी गायों का दूध होता है उसका। नेक्स्ट हम बात करते हैं नस्लों के वर्गीकरण की। इन गायों की जो हमारे भारतीय नस्लें हैं, जो हमारी भारतीय गाय की नस्लें हैं, उनको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है। अब वो कैटेगरी कौन कौन सी है? फर्स्ट बांटा गया है दुधारू। दुधारू पशु जो है, दुधारू मतलब एक दुधारू नस्लें एक तरह की होती है। सेकंड होती है द्विकाजी नस्लें और थर्ड है हमारी भारवाहक नस्लें। दुधारू नस्ल में जो नस्लें अधिक दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है ना, ऐसी नस्लें दुधारू नस्लें होती है। द्विकाजी में क्या होता है? द्विकाजी में वो भारवाहक भी होती है और दूध भी उसका ठीक होता है ना, अच्छा दूध होता है। और थर्ड होती है हमारी भारवाहक। तो भारवाहक का क्या होता है? इनका दूध प्रोडक्शन जो है नहीं होता, अच्छा नहीं होता है, मतलब होता तो सबका है, अच्छा दूध प्रोडक्शन नहीं होता है। इनको स्पेशली भारवाहक के लिए ही पाला जाता है। तो हम बात करते हैं, जैसे हम दुधारू नस्लों की बात करें, हमारे भारत में कौन कौन सी दुधारू नस्लें हैं? हमारे भारतीय नस्लें तो वो होती है गिर, साहिवाल और रेड सिंधी और देवनी। जो मेन हमारे यहाँ नस्लें हैं वो कौन सी है? गिर, साहिवाल, रेड सिंधी और देवनी। गिर, साहिवाल, रेड सिंधी और देवनी। अब इसको आप शॉर्ट में याद रखें, GS2 और D। अगर आप इसको फॉर्मूले के रूप में शॉर्ट करके याद रखते हैं तो हम G से पढ़ेंगे गिर, और रेड सिंधी को सिंधी भी बोलते हैं ना, गिर को पढ़ेंगे G से गिर, और साहिवाल S और सिंधी S, और D है आपका देवनी। तो आप ऐसे याद मान लो, सारी नस्लें नहीं रहेगी। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि दुधारू नस्ल कौन सी है या द्विकाजी नस्ल कौन सी है, भारवाहक नस्ल कौन सी है। तो ये प्रॉपर सबको आपको याद रहनी चाहिए कि कौन सी किस में। आप ऐसे याद रखो तो हो सकता है इधर उधर मिक्स हो जाए, है ना। मिक्स नहीं करनी है, तो आपको याद रखना है गिर, साहिवाल, सिंधी और देवनी। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो गिर, साहिवाल, रेड सिंधी, इन तीनों की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है ना। उसके बाद हम बात करते हैं द्विकाजी की। द्विकाजी में कौन सी आती है? द्विकाजी में जो भारवाहक भी अच्छी हो और जो दूध के लिए भी अच्छी हो। तो इसमें हम बात करते हैं, आती है राठी, कांकरेज, थारपारकर, हरियाणा, मेवाती और अंगोल।
ये नस्लें हैं इसके अंदर। ये देखिए राठी है, राठी, काकरेज, थारपारकर, अंगोल, मेवाती और हरियाणा। अब आप द्विका जी में भी इनको शॉर्ट में लिख ले, आर के टोम है। इस प्रकार से 3 जगह पे लिखना है आर के टोम है। अगर इसको आप फुल फॉर्म बनाएंगे तो आर से बनेगा राठी, है ना, आर से आपका बनेगा राठी, फिर के से बनेगा काकरेज, उसके बाद हम बात करते हैं टी की, तो टी से बनेगा थारपारकर। और जो ये अंगोल होती है इसको इंग्लिश में ओंगोल लिखते हैं ना, ओ से इसकी स्पेलिंग शुरू होती है। अंगोल की स्पेलिंग जो है ओ से शुरू होती है, इसलिए जो ओंगोल है वो ओ से होगी, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं एम की, तो एम का आपको याद रखना है कि मेवाती, है ना, ये थोड़ा सा मेवाती का ध्यान में रखना है क्योंकि एम से और भी होती है नस्लें ना, जैसे मालवी भी है इस प्रकार से, तो मेवाती को आपको थोड़ा याद रखना है। उसके बाद है हरियाणा, है ना। इस तरीके से आप अगर शॉर्ट में लिख लेते हैं इसको तो कोई भी नस्ल आपकी छूटेगी नहीं, यानी सब नस्लें आपको याद रहेगी। हो सकता है कि आपको सारी नस्लें याद हो जाए, एक नस्ल को आप भूल जाए कि ये किस में थी, तो इसके लिए आपको थोड़ा ट्रिकी तरीके से ध्यान में रखना होता है। तो इसके लिए आप इनको शॉर्ट रख के याद करें या फिर अपने हिसाब से ट्रिक बना के याद करें, वो भी अच्छी बात है। और बाकी आप इस तरीके से इनको शॉर्ट में लिख के याद कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो ड्रॉट ब्रीड है, तो इसको हम बोलते हैं भारवाहक नस्लें। भारवाहक में ज़्यादा नस्लें नहीं है, इसमें हमारे इंडिया में है नागौरी, अमृतमहल, मालवी और एक होती है हल्लीकर। नागौरी है, इंपॉर्टेंट है, नागौरी है ना, नागौरी है, अमृतमहल है, मालवी है और हल्लीकर है। जब इन दोनों को आप इस तरीके से याद करेंगे तो ये अपने आप ही इसको तो आप याद रख सकते हैं ना, 2-3 नस्लें तो याद रह जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो भारवाहक को आप चाहे तो ट्रिक बना ले, बाकी आप ऐसे ही याद रख सकते हैं ना, नागौरी, अमृतमहल, मालवी और हल्लीकर। मालवी जैसे कि ये इसका नाम है भारवाहक, तो मालवी और मेवाती का तो आपको वैसे पता चल सकता है ना कि मालवी बार वाले में बार माल होता है, उसमें बार होता है, नहीं होता है, माल होगा तो उसमें बार तो हो गई, तो ये इसको आप इससे रिलेट करके मालवी और मेवाती को अलग कर सकते हैं। मेवाती को तो हमने पढ़ा था आर के टोम है के अंदर, और मालवी हम अलग से याद रखेंगे बार के हिसाब से कि भाई माल में तो बार होता ही है, तो ये आ जाएगी इसके अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं नस्लों की, 1 बाय 1 बात करेंगे। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। जो दुधारू नस्लें हैं वो कौन कौन सी है? गिर, साहिवाल, रेड सिंधी और देवनी। अब आपको याद ऐसे रखना है, गिर, साहिवाल, सिंधी और देवनी, गिर, साहिवाल, सिंधी, देवनी, इजीली याद रह जाएगा ये। इसके बाद हम बात करते हैं द्विकाजी नस्लों की, इसकी हमने बात की थी, इसका हमने पढ़ा था आर के टोम है। द्विकाजी याद रखना है, द्विकाजी के अंदर हमने क्या ट्रिक याद की थी? आर के टोम है। आर मीन्स राठी, के मीन्स कांकरेज, टी मीन्स थारपारकर, ओ मीन्स ओंगलो और एम मीन्स मेवाती और एच मीन्स हरियाणा। तो ये हमें याद हो जाएगी। अगर आपने याद कर लिया आर के टोम है तो आप कभी नहीं भूलोगे इनको, जब तक कि रिवाइज तो करना ही है आपको, बाकी अगर ट्रिकी तरीके से याद किया है तो भूलोगे नहीं इसको, है ना। उसके बाद ये तो हमने ऐसे ही याद की थी, क्या थी? नागौरी, अमृतमहल, मालवी और हल्लीकर, ये आपको वैसे याद हो जाएगी, है ना। बस इनका रिविजन करता रहना है, उसके बाद याद हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, है ना। ऐसे लगता है जब दिखती है नस्लें तो भी याद नहीं होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। फर्स्ट हम बात करते हैं दुधारू नस्लों की। अब दुधारू नस्लों में हमारी एक इम्पोर्टेंट नस्ल है साहिवाल। सबसे पहले हम इसका देखते हैं उत्पत्ति कहाँ है इसकी, तो इसकी उत्पत्ति है मोंटगोमरी, पाकिस्तान। साहिवाल की उत्पत्ति स्थान कहाँ पे? इसका मोंटगोमरी, पाकिस्तान, जो कि याद रखने वाली बात है ना, आपको सब नस्लों के उत्पत्ति स्थान पता होने चाहिए, है ना। उत्पत्ति स्थान याद करना है। साहिवाल का कौन सा है? मोंटगोमरी, पाकिस्तान। अब साहिवाल की हम विशेषताएं देखें तो आप लोगों को कुछ लोगों को पता भी होगा, जो साहिवाल होती है उसका दूध बहुत मीठा होता है ना, उसमें लेक्टोज ज़्यादा पाया जाता है। साहिवाल नस्ल है उसमें लेक्टोज अधिक पाया जाता है और इसका दूध मीठा होता है। और जो हमारी इंडियन ब्रीड्स की बात करें तो इंडियन ब्रीड्स के अंदर जो सबसे अच्छा जो दूध उत्पादन वाली नस्ल है वो भी साहिवाल ही है। इसकी हम बात करते हैं, एक इसका होता है उपनाम लोला। अब इसको लोला उपनाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसकी त्वचा ढीली होती है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें इसका कलर तो ये आपको दिख रहा है, कौन सा कलर होता है? कत्थई कलर होता है। और सिंग इसमें नहीं है, वैसे सिंग होते हैं या तो नहीं होते, होते तो छोटे होते हैं ना। तो इसका कलर आप देखें कत्थई कलर। उसके बाद इसकी स्किन की बात करें,
स्किन बहुत ढीली ढीली होती है इस प्रकार से, तो इसको एक उपनाम दिया गया है लोला। क्या उपनाम दिया है? लोला। और ये लोला वो है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये लोला आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि भाई लोला नाम से कौन सी काऊ जानी जाती है। तो आपको ध्यान में रखना है कि लोला नाम से कौन सी साहिवाल काऊ जानी जाती है। एक इसका और नाम होता है, वो भी याद रखें आप, मुल्तानी। मुल्तानी भी इसको बोला जाता है। जो साहिवाल नस्ल है उसको क्या बोलते हैं? मुल्तानी भी इसी का नाम है मुल्तानी। एक नाम है लोला, एक है मुल्तानी, जो स्पेशली आपको नाम याद रखने हैं ना, नाम पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हमने बात की इसका रंग कैसा होता है। रंग कथई कलर होता है, जैसे ईंट के तरीके का मान सकते हैं आप, और सींग इसके छोटे होते हैं। और इसकी पूंछ की हम बात करें तो पूंछ इसकी लंबी होती है और अंतिम छोर पे यहाँ पे मतलब झाड़ू की तरह होती है। यहाँ बहुत सारे बाल होते हैं, आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार से, ये जमीन के पास तक पहुँच चुकी है ना, इतनी लंबी पूंछ है इसकी। तो इसकी पूंछ है वो लंबी झाड़ूदार होती है। क्या होता है साहिवाल में? साहिवाल का जो उत्पत्ति स्थान है वो है मोंटगोमरी, पाकिस्तान। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ है लोला। लोला आपको याद रखना है, इसका उपनाम है लोला, इसको लोला नाम से भी जाना जाता है। फिर इसका कलर तो आप अगर पिक दिमाग में रहेगा तो आप कलर, इसकी त्वचा ढीली है, ये सब अगर साहिवाल का ये जो डायग्राम है इसको दिमाग में आपने बिठा लिया, इसको बिठाने के बाद आपको पता चल जाएगा। इसकी पूंछ भी लंबी होती है और इसका कलर भी थोड़ा याद रखेंगे आप तो कथई कलर होता है इसका। नेक्स्ट हमने बात की थी कि देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल। जैसे मैंने आपको बताया था, देसी नस्लों के अंदर जो भी देसी नस्लें अभी तक हमने देखी है ना, नाम देखे, उनमें सबसे अधिक दूध कौन देती है? साहिवाल नस्ल सबसे अधिक दूध देती है। और ये सबसे मीठा दूध देती है। मीठा दूध क्यों? क्योंकि इसमें लेक्टोज होता है वो अधिक प्रेजेंट होता है। लेक्टोज 5% तक लेक्टोज होता है, जो सबसे अधिक मात्रा होती है ना, दूसरी काऊ से ज़्यादा होती है। लेक्टोज की मात्रा इसमें 5% होती है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। सबसे मीठे दूध वाली काऊ का अगर नाम पूछे, इंडियन काउज में सबसे मीठे दूध वाली काऊ कौन सी है, तो कौन सी है? साहिवाल। ये आपको साहिवाल के बारे में ध्यान रखना है। और बाकी इसका दूध उत्पादन देखें आप तो 2000 से 2500 तक लीटर प्रति ब्याज तक इसका दूध उत्पादन होता है। और वसा जो नॉर्मल ज़्यादातर गायों में 4.5, जो ज़्यादातर देशी गायें हैं उनमें 4.5% वसा पाई जाती है, कुछ को छोड़कर। नेक्स्ट हम बात करेंगे गिर की। गिर गाय। गिर गाय का जो उत्पत्ति स्थान होता है वो कहाँ होता है? काठियावाड़, गुजरात के अंदर। गिर गाय का उत्पत्ति स्थान है काठियावाड़, गुजरात के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं गिर के बारे में। तो गिर वैसे जहाँ तक आप सबकी देखी हुई भी होगी, और गिर के बहुत सारे उपनाम भी होते हैं। जैसे हम बात करते हैं गिर को हम रेंडी भी बोलते हैं ना, देसी भाषा में लोग गिर को रेंडी भी बोलते हैं। उसके अलावा उसको अजमेरी भी बोला जाता है। और गिर को ही बाहमान बोलते हैं। बाहमान कहाँ पे बोलते हैं? ब्राज़ील के अंदर, है ना। इस गिर को ही ब्राज़ील के अंदर बाहमान बोला जाता है। गिर को ब्राज़ील में क्या बोलते हैं? बाहमान। उसके बाद बात करते हैं, इसके और भी कई सारे नाम हैं, जैसे काठियावाड़ी भी बोलते हैं इसको ना, गायों के अंदर इसको गिर को काठियावाड़ी भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, इसको गुजराती भी बोला जाता है। गुजराती भी गिर गाय को ही बोलते हैं, क्योंकि इसकी उत्पत्ति हमने पढ़ी थी कहाँ पे है? गुजरात के अंदर, है ना। काठियावाड़ गुजरात में, तो इसकी उत्पत्ति से ही दो नाम तो बन रहे, काठियावाड़ और गुजरात। काठियावाड़ से काठियावाड़ी इसका नाम है, और गुजरात से गुजराती इसका नाम है। उसके बाद हम बात करते हैं, सुरती और बदावरी भी बोला जाता है। कई जगह पे इसको सुरती और बदावरी भी बोला जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा पूछे जाने वाले ये नाम पूछे जाते हैं, अजमेरी और रेंडी। रेंडी किसको बोलते हैं? बाकी सारे नाम इम्पोर्टेंट है, पूछने में तो कहीं से भी पूछ सकते हैं ना, ये आपको याद रखने हैं। गुजराती और काठियावाड़ आपको वैसे याद हो जाएगा, सिर्फ उसकी उत्पत्ति याद रखनी है। अगर उत्पत्ति आपको याद है तो आपको काठियावाड़ी किसको कहते हैं या गुजराती किसको कहते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। और सुरती और बदावरी भी इसको बोलते हैं। ये ज़्यादा कॉमन नहीं है ये नाम वैसे, लेकिन पूछ लिया जाता है कभी कभार। उसके बाद हम बात करते हैं ये कहाँ पाई जाती है। तो कहाँ पाई जाती है, जैसा कि इसके नाम से, हमारे राजस्थान में ये कहाँ पाई जाती है? अजमेर एवं भीलवाड़ा। जो अजमेर एवं भीलवाड़ा रीजन है वहाँ पे अधिक पाई जाती है। वैसे नॉर्मल तो सब जगह पाई जाती है, लेकिन जो अजमेर और भीलवाड़ा है वहाँ पे अधिक पाई जाती है। अब हम इसकी बात करते हैं कि इसकी स्पेशल क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसके जो कान होते हैं इससे इसकी पहचान होती है। जो कान होते हैं इसके बड़े पत्ती के आकार के तीखे कान, लटके हुए तीखे कान होते हैं इसके ना, मुड़े हुए और बड़े पत्ती के आकार के। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये लग रहा है ना बिल्कुल पत्ती की तरह कान यूं मुड़ा हुआ। तो इस प्रकार से इसका कान होता है। और इसके वक्र सींग होते हैं ना, इस प्रकार से मुड़े हुए
वक्र सींग होते हैं। गिर के जो सींग है और जो कान है वो इसके मतलब देख के पहचान सकते हैं हम कि ये गिर गाय है। और इसका जो आगे का ये पार्ट होता है ये भी उभरा हुआ होता है ना, ये ललाट जिसको बोलते हैं हम, यहाँ से इसका जो माथा है वो भी उभरा हुआ होता है यहाँ से। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे हमने बात की लंबे लटके हुए घुमावदार कान, लंबे लटके हुए घुमावदार कान और वक्र सींग इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है ना। ये विशेषता इसकी प्रमुख है। अगर आपको एग्जाम में दे दे कि घुमावदार पत्ती के जैसे कान और है ना वक्र सींग कौन सी नस्ल की विशेषता है, तो आपको कौन सी बतानी है, गिर नस्ल। इसके बाद हम बात करते हैं, ये नस्ल है वो बीमारियों के प्रति बहुत प्रतिरोधी है और वातावरण के प्रति भी प्रतिरोधी होती है। ये जो नस्ल है वो बीमारियों और वातावरण के प्रति प्रतिरोधी मानी जाती है। बीमारियों के प्रति और वातावरण के प्रति भी प्रतिरोधी होती है, मतलब कठोर होती है या प्रतिरोधी होती है। जो मतलब सही वातावरण नहीं होता उसको भी ये झेल सकती है आसानी से, है ना। थोड़ा कठोर मतलब हार्ड कंडीशंस में ये आराम से रह सकती है। उसके बाद हम बात करते हैं कलर, तो इसका वही चितकबरा वो जो कथई कलर होता है उसी प्रकार का कलर है इसका भी। औसत दूध की हम अगर बात करें तो कितना होता है इसका, 1600 से लेकर 1800 लीटर प्रति ब्याज। औसत दूध कितना होता है गिर का, 1600 से 1800 लीटर प्रति ब्याज। थोड़ा वेरिएशन हो सकता है इसमें, थोड़ा ऊपर नीचे, बाकी जनरल यही है 1600 से 1800। कंफ्यूज नहीं होना है, मान लो हल्का सा कहीं वेरिएशन मिल जाए आपको तो दिक्कत नहीं है, याद रखना है आपको 1600 से 1800, है ना। आपको ऑप्शन दे के पता चल जाता है ऐसी चीज़ों का, तो आपको यही याद रखना है कितना होता है, 1600 से 1800 लीटर प्रति ब्याज। और वसा तो जनरली आपको पता है जो देसी है उनमें ज़्यादातर में, सब में तो नहीं लेकिन ज़्यादातर में कितनी होती है, 4.5%। तो गिर में हमने क्या देखा, एक बार फिर देख लीजिए आप। गिर का उत्पत्ति स्थान तो आपने देख चुके हैं अपन, गिर का उत्पत्ति स्थान होता है काठियावाड़ गुजरात, है ना। उसके बाद हम बात करी हमने, इसका नाम होता है अजमेरी, रेंडी, बाहमान, गुजराती, काठियावाड़ी और भदावरी और सूरती। ये सब आपको नाम याद रखने हैं कि और अन्य नामों से किससे जाना जाता है। तो अजमेर में है, उधर ज़्यादा पाई जाती है, ये तो आपको इसके नाम याद है तो उससे पता चल जाएगा अजमेर वाले रीजन में जो है ये पाई जाती है। उसके बाद ये जो ये मेन चीज़ है इसको तो आपको याद रखना ही रखना है। जो इसके कान होते हैं ना वो पत्तों के समान लटके हुए और इस तरह लंबे होते हैं, पतले मुड़े हुए पत्तों के समान लटके हुए होते हैं और वक्र सींग होते हैं। नेक्स्ट ये भी ध्यान में रखना है कि भाई बीमारियों के प्रति बहुत ज़्यादा प्रतिरोधी और वातावरण के प्रति कठोर होती है। और दूध उत्पादन आपको ध्यान में रखना ही है, इसका होता है 1600 से 1800 लीटर दूध उत्पादन किसका होता है, गिर का। उसके बाद हम बात करते हैं लाल सिंधी की। लाल सिंधी को सिंधी भी लिखा जाता है कई बार, है ना। लाल सिंधी या सिंधी एक ही बात होती है। अब इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको, एक तो है लाल, मतलब लाल कलर होता है इसका, इसीलिए इसको अन्य नाम है इसका लाल कराची भी इसको बोलते हैं, ना, लाल कराची। और इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ पे है, कराची, पाकिस्तान। सबसे पहले आपको उत्पत्ति स्थान ध्यान में रखना होगा। उत्पत्ति स्थान क्या है इसका, कराची, पाकिस्तान। और इसका अन्य नाम तो लाल कराची। जब अन्य नाम आपको याद है लाल कराची तो इसका उत्पत्ति स्थान भी पता चल जाएगा, कराची, पाकिस्तान। और जैसे आप बात करें सिंध तो सिंध प्रांत पाकिस्तान वही होता है ना। तो इससे अगर लाल सिंधी आपको पता है तो उत्पत्ति ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, अगर दिमाग लगाओगे तो ये अपने आप याद आ जाएगी कि भाई कराची पाकिस्तान होती है इसकी उत्पत्ति। और जो इसका नाम है वो होता है लाल कराची, भी इसका अन्य नाम होता है। उसके बाद हम इसके रंग की बात करें तो लाल भूरा, लाल भूरा इसका कलर होता है। जिस प्रकार आप देख पा रहे हैं इसके नाम से ही लाल भूरा है ना, लाल भी पूरा नहीं कह सकते और भूरा भी नहीं कह सकते, बीच का कलर होता है ना। तो लाल भूरा इसका कलर होता है। नेक्स्ट इसकी एक विशेषता होती है, ये तो गर्मी के प्रति सहनशील होती है ना, ये ठीक है, एक विशेषता इसकी है गर्मी के प्रति सहनशील। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशन, यानी जो इनका मुख होता है एकदम मतलब यूँ सजग कह सकते हैं आप, जिसको बुद्धिमान की तरह यूँ, मतलब जैसे ऐसे नहीं होता है एकदम जैसे कुत्ते होते हैं वो कभी कोई बाहर वाला आता है तो उसको देख के कान खड़े कर देते हैं, उस प्रकार से आप देखें तो इनका मुंह हमेशा इसी प्रकार रहता है। ये जो देख रही है आप इनको देख सकते हैं इन काऊ को, है ना, ये किस प्रकार से, हर काऊ इसी प्रकार से कान एकदम इस प्रकार खड़े हुए और ये देख रही है। तो इसको देख के हमको ऐसा लग रहा है थोड़ा इसका फेशियल एक्सप्रेशन इसी प्रकार का है, इंटेलिजेंसी टाइप का, है ना। तो इसका फेशियल एक्सप्रेशन होता है इंटेलिजेंट फेशियल एक्सप्रेशन।
ये हमारी हो चुकी है लाल सिंधी। लाल सिंधी का हमने क्या पढ़ा? लाल सिंधी, इसका अन्य नाम, इसको सिंधी भी लिखते हैं और अन्य नाम इसका है लाल कराची। कौन सा नाम होता है अन्य? लाल कराची। और जो इसका उत्पत्ति स्थान हमने देखा वो था कराची पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान। और ये इसकी नॉर्मल विशेषताएं हैं, रंग तो लाल भूरा उसके नाम से ही है। और उसके बाद इंटेलिजेंट जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं वो भी किसके होते हैं? लाल सिंधी के। ये हमारी हो गई दुधारू ब्रीड हो चुकी है, दुधारू हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे भारवाही नस्लें, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं ड्रोट ब्रीड। ड्रोट ब्रीड कौन सी होती है? जिनके जो बुल वगैरह होते हैं वो अच्छे होते हैं और जो मादा होती है वो दूध कम देती है ना, तो भारवाही नस्लें वही होगी। बाकी दूध वाली को हमने दूध वाली में रख लिया, और जो नॉर्मली दूध और दोनों के लिए अच्छी होती है वो होती है ड्यूल पर्पज, और ये होती है ड्राउट यानी ड्रोट यानी कौन सी होती है? जो अच्छी भारवाही होती है, यानी जिसके बेल अच्छे होते हैं, बेलों के लिए उनको पाला जाता है स्पेशली। तो हम इसमें बात करते हैं सबसे पहले नागौरी। नागौरी है वो हमारा जो राजस्थान है, राजस्थान की सबसे प्रमुख नस्ल है। जो नागौरी नस्ल है वो राजस्थान की सबसे प्रमुख नस्ल है। और इसके जो बेल होते हैं उसकी क्या? सीधी पीठ, मजबूत गर्दन और चौड़ी छाती, मतलब बहुत अच्छे बेल होते हैं इसके नागौरी के। नागौरी नस्ल है वो क्या? राजस्थान के प्रमुख। अगर राजस्थान के प्रमुख पूछ ले आपको कि राजस्थान की प्रमुख भारवाही नस्ल कौन सी है, तो राजस्थान की प्रमुख भारवाही नस्ल कौन सी है? नागौरी है। और नागौरी के जो बेल होते हैं वो तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध है ना। नागौरी के बेल तेज दौड़ने में बहुत प्रसिद्ध है। जो नागौरी नस्ल होती है इस प्रकार से ये इसका बेल होता है, और ऐसी गाय होती है जिसका कलर वाइट होता है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं? सबसे तेज दौड़ने के लिए। एक जो होता है सवाई चाल, उसको आप इससे रिलेट नहीं करें, सवाई चाल अलग नस्ल है, उसमें है, इसमें नहीं है वो, है ना, वो हम बाद में आगे पढ़ेंगे। इसके बस आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे तेज दौड़ने वाले बेल के लिए ये प्रसिद्ध होती है। और कृषि कार्यों के लिए अगर आपको सर्वोत्तम नस्ल पूछ ले, ये पूछे कि कृषि कार्यों के लिए भारतीय नस्लों में से सर्वोत्तम नस्ल कौन सी है, तो ये सर्वोत्तम नागौरी नस्ल मानी जाती है ना। नागौरी नस्ल को सर्वोत्तम मानते हैं। रंग के लिए अपन ने बात की थी, कौन सा होता है? सफ़ेद कलर होता है। नागौरी होता है उत्पत्ति स्थान नाम से ही पता है, इसको तो आपको याद करना ही नहीं है। नागौर सब जानते हैं। नागौर कहाँ पे है? राजस्थान में। तो नागौरी है, नागौर राजस्थान। उसके बाद हमने बात की ये राजस्थान की प्रमुख भारवाहक नस्ल है। उसके बाद ये क्या होता है? प्रमुख भारवाहक नस्ल है, यानी अच्छी होगी। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कैसी होगी? अच्छी होगी, यानी सीधी पीठ होगी, मजबूत गर्दन होगी और छाती चौड़ी होगी। हम किसकी बात कर रहे हैं? भारवाही की। तो भारवाही के लिए ये कैरेक्टरिस्टिक अच्छी मानी जाती है। सीधी पीठ होती है, मजबूत गर्दन होती है और छाती चौड़ी होती है। उसके बाद हमने बात की थी ये बेल होते हैं सबसे तेज दौड़ने वाले होते हैं। और ये जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, सर्वोत्तम नस्ल बोला है इसको, है ना, क्योंकि ये अच्छे होते हैं बेल इसके, तो इसको सर्वोत्तम नस्ल बोला गया है ना। और इसका जो कलर है जनरली वाइट कलर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमृत महल की। अमृत महल है, ये है उत्पत्ति है इसकी मैसूर कर्नाटक। कहाँ पे उत्पत्ति? मैसूर कर्नाटक। अमृत महल की उत्पत्ति है मैसूर कर्नाटक। उसके बाद हम बात करते हैं ये भारत की। भारत के लेवल पे अगर बात की जाए तो भारत की सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल मानी जाती है ना। भारत में जो सबसे अच्छी मानी जाती है वो है अमृत महल। अमृत महल को हम भारत में सबसे अच्छा मानते हैं। आप ये देख सकते हैं, इस प्रकार दिखाई देती है अमृत महल। ये भारत में सबसे अच्छी, ये याद रखना आपको। राजस्थान के लेवल की बात की थी हमने, वो थी नागौरी। लेकिन जो भारत के हिसाब से अगर पूछा जाए तो भारत में सबसे अच्छी भारवाहक नस्ल पूछी जाए तो कौन सी है? अमृत महल। भारत के हिसाब से याद रखें अमृत महल। और कलर इसका होता है ग्रे, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। इस प्रकार से ग्रेश कलर होता है। थोड़ा इस प्रकार से हो सकता है, ये इसका कलर होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मालवी की। मालवी के तो आपको नाम से ही पता चल रहा है ना, मालवी यानी मालवा। मालवा यानी कहाँ पे है मालवा? मालवा जो क्षेत्र है आप सबको पता है, मालवा एमपी में है। पता नहीं है तो भी ध्यान रखें, मालवा कहाँ पे होता है? एमपी के अंदर। मालवा एमपी, यानी मालवी नाम याद आते ही आपको याद आ जाना चाहिए मालवा एमपी। अब मालवा एमपी, मालवी की हम विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो इसके जो बेल होते हैं उनकी एक विशेषता होती है कि वो बोने होते हैं, मतलब छोटे होते हैं। इसके जो मालवी के बेल है वो बोने होते हैं। बस इसमें इतनी सी चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, बेल बोने होते हैं इसके, छोटा आकार छोटा होता है उनका। और कलर हम अगर देखें तो कलर कौन सा होता है इसका?
मालवी का कलर होता है सफ़ेद कलर। और इसका उत्पत्ति स्थान आप याद रखें, वैसे याद अभी हो चुका होगा आपको, मालवी, मालवा, MP, है ना, सब MM से ये मालवी, मालवा, MP। नेक्स्ट हम बात करते हैं द्विकाजी नस्लों की, है ना, द्विकाजी नस्लें यानी ड्यूल पर्पज, जिनको हम दूध के लिए भी अच्छी होती है जो, और बारवाही भी अच्छी होती है। तो इसके लिए हम फर्स्ट बात करते हैं थारपारकर नस्ल। एक नस्ल होती है ड्यूल पर्पज की, कौन सी? थारपारकर नस्ल। थारपारकर नस्ल की हम अगर बात करते हैं तो इसका उत्पत्ति स्थान होता है इसके नाम से ही, थारपारकर जिला जो पाकिस्तान के अंदर है ना। थारपारकर पाकिस्तान जो है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। कभी कभी आपको सिंध प्रांत के बारे में सिंध पाकिस्तान भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो सिंध पाकिस्तान या थारपारकर पाकिस्तान इसकी होती है उत्पत्ति स्थान। थारपारकर का उत्पत्ति स्थान होता है वो होता है थारपारकर जिला है जो पाकिस्तान के अंदर है, ये इसका उत्पत्ति स्थान है। इसके बाद हम बात करते हैं इस थारपारकर के अन्य नाम क्या है। तो इसके अन्य नाम होते हैं सफ़ेद सिंधी, थारी भी कहते हैं इसको, थारपारकर से थारी नाम बन जाएगा, उसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा एक होता है सफ़ेद सिंधी, एक होता है ग्रे सिंधी, और एक नाम इसका एक और भी होता है वो होता है मालानी। इसको मालानी भी बोला जाता है। थारपारकर जो नस्ल है इसको कहीं कहीं पे मालानी भी बोला जाता है। तो इसका ये सफ़ेद सिंधी और ग्रे सिंधी याद रखें आप, रेड सिंधी तो अलग हमने पढ़ी थी। जो थारपारकर होती है स्पेशली सफ़ेद सिंधी या ग्रे सिंधी। अब थारपारकर है, पाकिस्तान की है, तो आपको सबको पता है कि हमारे बीच में कौन सा क्षेत्र पड़ता है, जो रेगिस्तानी इलाका है ना, पाकिस्तान उधर ही पड़ेगा। तो वहाँ से रेगिस्तान में अगर रेतीली जगह से होके आएगी तो उसका कलर मान लो, आप याद करने के लिए सिर्फ, है ना, कलर वलर ऐसा नहीं होता है, मानने के लिए कि उसका कलर सफ़ेद सिंध मतलब हो गया, ग्रे हो गया, यानी उस जो रेतीले स्थान से आई है वो उसका कलर सफ़ेद ग्रे, जैसे भी आप याद रख सकते हैं इसको, कि उसका थोड़ा कलर ऐसा हो गया कि हमने उसको नाम दे दिए सफ़ेद सिंधी और ग्रे सिंधी। ये दोनों नाम किसके होते हैं? लाल सिंधी तो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन सफ़ेद सिंधी और ग्रे सिंधी भी पूछा जाता है। ये उपनाम होते हैं किसके? थारपारकर नस्ल के। और अब हम इसकी बात करें ये कहाँ पाई जाती है, तो थारपारकर उसी साइड में रेगिस्तानी इलाके में पाई जाती है। जैसे हम बात करते हैं जैसलमेर जिला, बाड़मेर जिला या जोधपुर जिला कह सकते हैं, उधर उसी एरिया में ये थारपारकर जो है पाई जाती है। ये जो है प्रतिकूल दिशाओं, जो रेगिस्तान में इसको आसानी से पाल सकते हैं, और रेगिस्तानी जो प्रतिकूल दशाएं होती है उनमें भी ये अच्छे से दूध मतलब अच्छा दे सकती है, दूध उत्पादन वहाँ पे भी ये देती है। और जो कम चारा उपलब्ध होता है या हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है हर चीज़ से, तो ऐसी कंडीशंस में भी ये अच्छा दूध उत्पादन देती है। और इसकी अगर हम बात करें, जो थारपारकर नस्ल है वो पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है ना, ये पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, और इसमें जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो भी अच्छी पाई जाती है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अच्छी पाई जाती है। रेगिस्तान की प्रतिकूल दशाओं में जैसे हमने पढ़ा क्या अच्छा उत्पादन दे सकती है, ये इसकी खास बात है ना, ये अच्छा उत्पादन वहाँ पे भी दे सकती है रेगिस्तान में भी, और ये पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल। उसके बाद हमने बात की रोग प्रतिरोधक क्षमता, है ना, तो इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो सर्वाधिक होती है। अगर आपसे पूछे सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता किसकी होती है, तो इसी की होती है, सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है थारपारकर की। ये नस्ल केवल राजस्थान में पाई जाती है, अपने इंडिया पे बात करें तो राजस्थान में ही पाई जाती है। और इसका दूध उत्पादन आप थोड़ा देख ले, ये होता है कितना होता है 800 से 2000 लीटर तक दूध उत्पादन। और वसा तो नॉर्मल है, वसा ज़्यादातर में हमने अभी तक आप देख रहे हो यही पड़ी है 4.5 4.5 4.5। ये क्वेश्चन वसा पे भी एक आध में पूछा हुआ है, तो वसा का भी ध्यान रखना आपको, जिसमें अधिक पाई जाती है उनका भी ध्यान रखें, और नॉर्मल एंड एवरेज जिसके है वो भी आप ध्यान रखें, है ना। वसा भी पूछ लेते हैं, आपको लगता है कि सब में इतनी है तो नहीं पूछेंगे, तो पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। थारपारकर में क्या क्या पढ़ा है, प्रकार से दिखाई देती है ना थारपारकर। थारपारकर में हमने पढ़ा सबसे पहले इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है ये पढ़ा था हमने, थारपारकर जिला पाकिस्तान। इसके बाद हमने अन्य नाम पढ़े थे सफ़ेद सिंधी, ग्रे सिंधी, थारी, और एक नाम था इसका मालानी भी इसको बोला जाता है ना। और ये नस्ल है वो किधर पाई जाती है, जो हमारा रेगिस्तानी इलाका है जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, इस साइड में ये पाई जाती है। के बाद हमने बात की थी कि ये जो रेगिस्तान की प्रतिकूल दशाएं हैं उनको भी आराम से सहन करके और अच्छा दूध उत्पादन दे देती है। रेगिस्तानी नस्ल है और रेगिस्तान में अच्छा दूध उत्पादन ये
दे देती है। उसके बाद हमने देखा कि यह पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल है, इसके बाद इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता की हमने बात की थी वो कितनी सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपको पूछा जाए तो वो किसकी होती है, थारपारकर की ही तो होती है। उसके बाद यह नस्ल केवल राजस्थान में पाई जाती है और इसका दूध उत्पादन आप ध्यान में रखें 800 से लेके 2000 लीटर तक ये दे सकती है। मतलब 800 से 2000 की वजह से अच्छी कंडीशंस हो गई तो वहाँ पे अच्छा दूध उत्पादन दे दिया, ज़्यादा प्रतिकूल दशाएं तो वहाँ थोड़ा सा कम, इस प्रकार से 800 से लेके 1000 तक ये उत्पादन कर सकती है। अच्छी कंडीशंस में अच्छा और नॉर्मल कंडीशन में थोड़ा कम दूध उत्पादन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राठी की। राठी का जैसे आपने प्रजनन केंद्र भी पढ़ा था, कहाँ पे है राठी का प्रजनन केंद्र, बताएं एक बार। राठी का प्रजनन केंद्र कमेंट करें फटाफट से, लेट कमेंट आया तो नहीं मानेंगे, फिर देख के नहीं करना है कमेंट। क्या बात है, जल्दी से कमेंट नहीं कर रहे हो? मैं भूल गए, अभी 2-4 दिन की क्लास पहले ही लिया था ये तो। चलो अच्छी बात है, जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है तो याद करें। लाखन सिंह भंडारी ने बताया है हनुमानगढ़, धीरज ने भी बताया है नौहर हनुमानगढ़, जो कि सही है। हमने कैसे याद किया था, राठी, लाठी से इसको हमने याद किया था राठी का। अब हम बात करते हैं राठी जो है इसको राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है ना। राठी हमारे राजस्थान के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में ये अच्छा दूध उत्पादन देती है। और इसको क्या बोला जाता है, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, राठी को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। और इसकी अगर उत्पत्ति की हम बात करते हैं तो इसके नाम इसका है राठी, फिर इसका है राठ क्षेत्र। अगर आपको राठ क्षेत्र के बारे में पता है कि राठ क्षेत्र कहाँ होता है, अलवर में होता है, अलवर का क्षेत्र है, वहाँ पे राठ क्षेत्र है। तो राठ क्षेत्र अलवर, और अलवर याद आने के बाद राजस्थान, तो अलवर तो राजस्थान में है ही, तो इसकी उत्पत्ति आप याद रखें कहाँ पे है, राठ क्षेत्र अलवर राजस्थान। राठी के नाम से आपको याद रहना चाहिए राठ क्षेत्र, और सिर्फ राठ क्षेत्र याद ना रहे, अलवर का पता रखना है ना। राठी का राठ क्षेत्र अलवर, तो आपको राठ क्षेत्र नहीं दिया हुआ मिले, अलवर राजस्थान ही दिया हुआ मिले, ऐसे नहीं कि हमको यही याद है, यही याद नहीं रखना है, पूरा ध्यान में रखना है। वो तो सिर्फ याद करने के लिए है कि राठी नाम से याद रह जाएगा राठ क्षेत्र अलवर, बाकी आपको पूरा ध्यान में रखना है। एग्जाम में पूछा मतलब बताया जाता है कि अलवर राजस्थान, ऑप्शन में दिया जाता है एग्जाम में अलवर है या फिर राजस्थान दे दिया जाए आपको डायरेक्ट, तो इसका क्या है, अलवर राजस्थान। उसके बाद हमने बात की क्या होती है ये राजस्थान की, इसको हम कामधेनु बोलते हैं। अब कामधेनु क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो देसी नस्लें हैं ना उसमें ये अच्छा दूध उत्पादन है। इसका देसी जो नस्लें हैं उनमें वसा ज़्यादा होती है, दूध उत्पादन तो सर्वाधिक हमने पढ़ा था, और इसमें वसा कितनी होती है, नॉर्मली 4.5 होती है सब में, है ना, अपन यही पढ़ते आ रहे अभी तक। नॉर्मली जो देसी गायें थी उनमें थी वसा 4.5, लेकिन जो ये हमारी राठी होती है, राठी गाय का दूध उत्पादन तो अच्छा होता ही है, उसके साथ जो इसकी वसा होती है, वसा इसके दूध में कितनी होती है, 4.7% है ना, 4.7% इसमें वसा होती है, जो कि जो हमने अभी तक पढ़ी थी भारतीय नस्लें, तो भारतीय नस्लों के अंदर सबसे अधिक वसा राठी में ही पाई जाती है ना, सबसे अधिक वसा इसमें पाई जाती है। और राठी इस प्रकार से दिखती है ना, राठी के शरीर पर इस प्रकार से सफ़ेद सफ़ेद धब्बे होते हैं, इस प्रकार से दिखाई देती है राठी। अब राठी है ये किसका संकरण है, ये चीज़ भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है ना, इसके संकरण से कौन सी नस्ल बनी है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जो राठी है वो त्रिसंकरण वाली किस्म है, त्रिसंकरण यानी 3 नस्लों का संकरण इसमें करवाया गया है ना। 3 नस्लें कौन कौन सी है, एक होती है साहिवाल, एक होती है थारपारकर, और लास्ट जो है वो है
रेड सिंधी। अब इसको आप कैसे याद रखें, त्रिसंकरण वाली है और राठी का STR याद रखें इसका, है ना। आप STR याद रखें तो फुल फॉर्म आपको अपने आप ही अगर याद है नस्लों के नाम तो आ जाएगी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, राठी है ना, राठी किसका है, संकरण STR का, है ना। अब एस से क्या बनेगा, दिख रहा है आपको सामने, एस यानी साहिवाल, T मीन्स थारपारकर और R मीन्स रेड सिंधी। अगर आप ऐसे ही याद रखते हैं तो आपको क्रम वाइज और अच्छे से ये याद नहीं रह पाता है, हो सकता है इधर उधर हो जाए नस्लें, तो थोड़ा इसको ये देख ले, राठी STR, है ना। राठी को STR नाम से याद रखें। राठी त्रिसंकरण, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि त्रिसंकरण क्रॉस से कौन सी ब्रीड जो है डेवलप की गई है, तो वो होती है राठी। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि त्रिसंकरण, है ना, इंपॉर्टेंट चीज इसकी है ये त्रिसंकरण से विकसित की गई है ना। त्रिसंकरण से आप फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, कौन से संकरण से, त्रिसंकरण से। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें किस किस का क्रॉस होता है, साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी। साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी। इसमें आपने जो पिक देखा उसमें आपने देखा था कि इसमें मतलब वो जो दिख रही थी उसमें भी थोड़ी साहिवाल इनसे मिलती हुई दिख रही थी, थारपारकर वगैरह से, है ना। तो ये किसका किसका क्रॉस है, साहिवाल, थारपारकर और रेड सिंधी का। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसकी त्वचा होती है वो ढीली त्वचा होती है और गल कंबल भी इसके लटका हुआ होता है, जैसा कि आपने पीछे देखा था, गल कंबल भी इसका लटका हुआ होता है। और शरीर की हम बात करें तो शरीर पे हमने देखा था इसके येलो और मतलब वाइट, यानी कि धब्बे हो सकता है, वाइट धब्बे हो, येलो, ज़्यादा कलर कोई सा भी हो सकता है, लेकिन येलो और जो वाइट उसका मिक्स था, वाइट वाइट, उस पर धब्बे बने हुए थे, है ना। जो कथई कलर था उसमें कौन से धब्बे थे, वाइट वाइट धब्बे हमने देखे थे इसमें राठी के अंदर। और ये जो होती है प्रमुख दुधारू नस्ल होती है। हम बात कर रहे थे त्रिसंकरण की, हमने बात की। उसके बाद राजस्थान की प्रमुख दुधारू नस्ल है ना, ये राजस्थान की प्रमुख दुधारू नस्ल है, दूध अच्छा देती है ये राठी। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी त्वचा ढीली एवं कंबल अधिक, गल कंबल अधिक लटका हुआ होता है। उसके बाद ये हमने बात की थी, इसका रंग कैसा होता है, सफ़ेद रंग के इस पे धब्बे पाए जाते हैं। ये हो गई हमारी राठी के बारे में बात, है ना। उसके बाद हम पढ़ते हैं जो हमारी नेक्स्ट है वो है हरियाणा नस्ल, है ना। नेक्स्ट हमारी कौन सी है, हरियाणा नस्ल। इसका उत्पत्ति स्थान की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है रोहतक हरियाणा। रोहतक हरियाणा या कभी कभी हिसार हरियाणा भी दिया हुआ होता है ना, हिसार हरियाणा या रोहतक हरियाणा। तो हरियाणा का आपको ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, हरियाणा हरियाणा। तो इसमें तो कोई याद रखने वाली बात ही नहीं है ना, हरियाणा से आपको कुछ याद नहीं करना, ये तो फ्री में ही पता चल रहा है हरियाणा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन हो सकता है वहाँ पे आपसे नहीं पूछे जाए, क्योंकि हरियाणा का उत्पत्ति स्थान हरियाणा होता है, इतना इजी क्वेश्चन कोई नहीं देता है ना। तो आपको ध्यान में रखना है, हरियाणा नाम से इसका उत्पत्ति स्थान है हरियाणा में, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं जो भारतीय द्वीप प्रयोजनी जो नस्लें थी उनमें ये श्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। जो हरियाणा नस्ल है ये इम्पोर्टेंट है आपके क्वेश्चन, जो ये हरियाणा नस्ल है वो हमने अभी तक जो भी द्वीप प्रयोजनी जो नस्लें पढ़ी है उसके अंदर इसको श्रेष्ठ माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। और ये कहाँ पाई जाती है, हरियाणा की साइड में, इधर गुड़गांव, दिल्ली, पंजाब, इस एरिया में ये पाई जाती है। ये होती है श्रेष्ठ नस्ल, ये आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, का पता रखना है। जो किसमें है ये ध्यान रखना है आपको, पूरी लाइन समझनी है। भारतीय द्वीप प्रयोजनी नस्लों के, है ना, सबके अंदर नहीं बोला, इसने बोला है भारतीय द्वीप प्रयोजनी नस्लों में श्रेष्ठ नस्ल होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो पूंछ होती है, कि पूंछ के यहाँ पे जो बालों का गुच्छा पाया जाता है ना, काला गुच्छा होता है, ये हमेशा बालों का काला गुच्छा इस पे पाया जाता है। जैसे इस प्रकार इसमें भी आप देख पा रहे हैं, जो इसकी पूंछ होती है उस पे बालों का काला गुच्छा पाया जाता है। ललाट उभरा हुआ होता है और पूंछ के अंतिम छोर पर क्या पाया जाता है, काले बालों का गुच्छा, है ना। पूंछ के अंतिम छोर पर काले बालों का गुच्छा पाया जाता है। और इसकी जो नाक होती है हमेशा, ये यहाँ का जो कलर है नाक का, यहाँ पे काला कलर ही होता है इसमें, है ना, काला, हमेशा काले कलर की नाक होती है। क्या क्या देखा हमने, हरियाणा की 2-3 चीज़ें देखी। हरियाणा नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान याद करने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही याद है आपको, रोहतक हरियाणा। और ऐसे नहीं कि भाई कंफ्यूज हो जाओ, इसमें तो कंफ्यूज होने वाला कुछ है ही नहीं, हरियाणा का रोहतक हरियाणा, है ना, रोहतक हरियाणा याद रखना है। उसके बाद हमने बात की थी ये श्रेष्ठ नस्ल है, जो भारतीय द्वीप प्रयोजनी नस्लें जो हमने देखी उनमें जो श्रेष्ठ नस्ल मानते हैं, किसको मानते हैं, हरियाणा को मानते हैं श्रेष्ठ नस्ल। और अब अगर हम बात करें ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं पशु, तो आपको जनरली हरियाणा का अगर पता हो तो हरियाणा के आसपास का क्षेत्र, गुड़गांव जो हरियाणा में पड़ता है,
गुड़गांव, दिल्ली, पंजाब, है ना। दिल्ली पंजाब उधर ही है, हरियाणा के आसपास ही है। और गुड़गांव है वो कहाँ, उसी में आता है। जो गुड़गांव है वो हरियाणा में ही आता है। तो इस क्षेत्र में हरियाणी जो ये गाय होती है ये बहुत पाली जाती है। उसके बाद ये हमने बात की थी इसकी पूंछ का, पता है कि काले बालों का गुच्छा होता है इसमें, और जो नाक होती है हमेशा काली होती है। और इसके दूध उत्पादन की बात करें, दूध उत्पादन इसका होता है 1200 से 1400 लीटर। दूध उत्पादन कितना होता है, 1200 से 1400 लीटर। और वसा की तो अपन जनरल जो बात करते आ रहे हैं अभी तक, वसा कितनी होती है, 4.5%, है ना। स्पेशल जिसके वसा है वो याद अलग से करना है, बाकी इसकी होती है 4.5%। हमने जनरली पढ़ा भी था कि जो भारतीय नस्लें हैं उनमें वसा की मात्रा होती है 4.5%। ये हो गई हमारी हरियाणा। इसके बाद हम बात करते हैं कांकरेज की। जैसे आपको ये दिखाई दे रही है कांकरेज, है ना। कांकरेज होती है, इसका जो उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो उत्पत्ति है इसकी कच्छ, गुजरात। उत्पत्ति कहाँ है कांकरेज की, कच्छ, गुजरात। कच्छ, गुजरात में इसकी उत्पत्ति है। और इसका एक अलग ये नाम है स्पेशल, ये है बनियार नाम से भी, कभी कभी बनियार नाम भी पूछ लेते हैं, तो इसका एक ही उपनाम है वो है बनियार। अब हम इसकी बात करते हैं तो जिस प्रकार से आपको ये दिख रही है इसमें बहुत सारी विशेषताएं होती है। एक आप इसको देख के कि पता दिख रहा है आपको ये बहुत भारी नस्ल होती है। जैसे इसका शरीर भी आपको दिख रहा है, ये सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। जो कांकरेज नस्ल है वो सबसे भारी नस्ल मानी जाती है। और एक बात मैंने आपको अभी पीछे बताया था, सवाई चाल। सवाई चाल के लिए जो प्रसिद्ध नस्ल आपको पूछे वो कौन सी होती है, कांकरेज। कांकरेज सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है ना। कांकरेज सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये आपको इसके सींग दिखाई दे रहे हैं ना, जिस प्रकार से पिक में आपको सींग दिखाई दे रहे हैं इसी प्रकार से इनके सींग बहुत बड़े बड़े होते हैं। और इतने बड़े बड़े सींग होते हैं तो इनमें क्या कि जो हॉर्न कैंसर होता है उसकी भी समस्या पाई जाती है। मतलब लगभग 90% आप मान सकते हैं कि 90% पशुओं में हॉर्न कैंसर हो जाता है इनके हॉर्न की वजह से, है ना। तो वो इसके लिए हमने पढ़ा था पहले भी, डी हॉर्निंग वगैरह। तो इसके हॉर्न बहुत बड़े होते हैं, बहुत भारी नस्ल होती है। और इसके जो हॉर्न होते हैं उनकी वजह से क्या होता है कि हॉर्न कैंसर पाया जाता है। इस नस्ल में लगभग 90% पशुओं में हॉर्न कैंसर हो जाता है। इसकी पलकों और आँखों की बात करें तो पलकों पे सलवटें पाई जाती है और आँखों का ऊपरी भाग होता है वो काला होता है ना। आँखों का ऊपरी भाग आप देख सकते हैं ये काला होता है। कलर गाय का ये भी हो सकता है, इस कलर में भी होती है ये, और ये कलर भी इसका होता है। इसके बाद हमने बात की क्या, पलकों पर सलवटें एवं आँखों का ऊपरी भाग काला होता है। और ये जो नस्ल है वो भारत की प्रमुख बारवाहक नस्ल मानी जाती है ना। भारत की प्रमुख बारवाहक नस्ल। भारत की हमने सबसे अच्छी बारवाहक नस्ल किसको माना था, सबसे अच्छी अमृत महल को माना था, है ना। भारत की अगर आपसे सबसे अच्छी पूछे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी, तो हमने माना था उसको। नॉर्मली अगर कभी कभार प्रमुख नस्ल है, दोनों ऑप्शन तो आते नहीं है, और ये इसको भी प्रमुख नस्ल माना जाता है। इसको अच्छी नहीं, ज़्यादा अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन प्रमुख नस्ल है ये, है ना। सबसे ज़्यादा अच्छी पूछ ले आपसे तो सबसे ज़्यादा अच्छी तो अमृत महल ही है ना। बारवाहक में भारत की अगर बात करें, राजस्थान में कौन सी थी, राजस्थान की प्रमुख बारवाहक नस्ल वो थी नागौरी, है ना। हमने पढ़ा था नागौरी। इस प्रकार अगर ये भारत की प्रमुख नस्ल देखें बारवाहक तो कौन सी होती है, भारत की प्रमुख बारवाहक नस्ल होती है ये वाली, है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कांकरेज के बारे में। कांकरेज सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है ना, सवाई चाल वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो सवाई चाल के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है आपकी, कांकरेज। ये है ना पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको आप याद रखें। सवाई चाल के लिए कौन सा पशु, इसके लिए थोड़ा अगर ट्रिकी तरीके से आप देखें तो कांकरेज को कॉकरोच मान के चले। कॉकरोच जल्दी जल्दी दौड़ता है ना, दौड़ता ही नहीं दौड़ता है कॉकरोच। तो वही तरीका अपन को ध्यान रखना है कि सवाई चाल, चाल मतलब अच्छी होती है उसकी। इसकी सवाई चाल का मतलब ये होता है चाल अच्छी होना। तो जैसे कॉकरोच की अच्छी होती है वैसे अपने इसकी भी चाल अच्छी होती है ना। सवाई चाल इसको आप याद रखने के लिए वो है ना, सिर्फ एग्जाम्पल। तो सवाई चाल इसकी होती है कांकरेज की, है ना। उसके बाद हमने बात की थी इसके सींगों के बारे में। इसके सींग सबसे लंबे होते हैं, जो मैं पिक में आप आसानी से देख पा रहे हैं कि इसके जो सींग होते हैं वो सबसे लंबे और भारी सींग होते हैं। जो हमने बात की थी इसमें क्या होता है, सींग कैंसर होने की संभावना बहुत अधिक होती है। अगर आपसे पूछ ले सींग कैंसर का कौन सी मतलब नस्ल में ज़्यादा वो प्रभाव है, किस में होता है,
तो जो हॉर्न कैंसर होता है या सींग का कैंसर होता है वो जिसके सींग लंबे होंगे उसी में होगा, और सबसे ज़्यादा लंबे होते हैं अपने कांकरेज नस्ल के, है ना, सींग सबसे लंबे होते हैं, तो इसी में क्या होता है, सींग का कैंसर। कांकरेज के बारे में क्या क्या बातें की, इसकी उत्पत्ति, कांकरेज की उत्पत्ति होती है कच्छ गुजरात, कांकरेज की उत्पत्ति कहाँ है, कच्छ गुजरात में। उसके बाद हम बात करते हैं उपनाम, उपनाम है इसका बनियार, कभी कभी पूछा जाता है उपनाम है बनियार, और ये इसकी विशेषता है कि ये सबसे भारी नस्ल होती है ना, ये चीज़ याद रखना, आपको एग्जाम में पूछते हैं सबसे भारी नस्ल कौन सी है भारतीय नस्लों में, तो सबसे भारी नस्ल है कांकरेज। उसके बाद हमने बात की थी पलकों पे सलवटें होती है, आंखों के ऊपरी भाग होता है वो काला होता है। नेक्स्ट हमने बात की थी ये नस्ल भारत की प्रमुख भारवाहक नस्ल भी मानी जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सवाई चाल के लिए, है ना, सवाई के चाल के लिए बहुत बार पूछते हैं सवाई चाल वाला कौन सी नस्ल है गायों में, तो वो है कांकरेज। उसके बाद हमने बात की थी सींग सबसे लंबे होते हैं, ये आपको इसमें दिख रहा है बहुत बड़े बड़े सींग है इसके, तो सींग इसके बहुत बड़े होते हैं, और जो इसमें सींग कैंसर की समस्या 90% तक होती है ना, 90% तक सींग कैंसर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके पशु कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हम देखते हैं कि सिरोही, जालोर और पाली, इस एरिया में इसके ये नस्ल है इसके पशु पाए जाते हैं। कहाँ पे, पाली, सिरोही, जालोर, ये जो क्षेत्र है इसमें इसके पशु पाए जाते हैं, और इनका जनरली जो दूध उत्पादन की अब अगर हम बात करते हैं तो कितना होता है, 1100 से 1400 लीटर प्रति ब्यात तक, है ना, एक एवरेज दूध उत्पादन है वो कितना होता है, 1100 से 1400 लीटर प्रति ब्यात, एक ब्यात में 1100 से 1400 लीटर दूध प्राप्त होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कोसी या मेवाती, कोसी मेवाती दोनों एक ही नस्ल का नाम है, मेवाती को ही कोसी नाम से भी जाना जाता है। अब ये कहाँ पाई जाती है और इसकी उत्पत्ति स्थान इसका कहाँ पे है, तो उत्पत्ति स्थान कोसी क्षेत्र मथुरा, कोसी क्षेत्र मथुरा, जो कोसी क्षेत्र है मथुरा के अंदर है ना, मथुरा में जो कोसी क्षेत्र है उसी को हम मानते हैं इसकी उत्पत्ति, है ना, मथुरा के अंदर है कोसी मेवाती की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। उसके बाद हम बात करें ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये स्पेशली अलवर और भरतपुर, जो अलवर और भरतपुर का जो डिवीज़न है, अलवर और भरतपुर में ये पशु पाए जाते हैं। इस प्रकार से दिखाई देती है मेवाती, और ये मेवाती कहाँ कहाँ पाई जाती है अपने यहाँ पे, अलवर और भरतपुर में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंगोल या नेल्लोर की, अंगोल का ही एक नाम, इसको नेल्लोर नाम से भी जानते हैं, अंगोल है उसी को नेल्लोर नाम भी आ जाता है कभी कभी, मेन तो नाम इसका यही है अंगोल, है ना, तो कभी कभी नेल्लोर पूछ ले वो अलग बात है, बाकी है अंगोल नस्ल, है ना, अंगोल नस्ल का दूसरा नाम होता है नेल्लोर। उसके बाद हम बात करते हैं अंगोल नस्ल की उत्पत्ति, अंगोल नस्ल की उत्पत्ति कहाँ हुई है, गंटूर आंध्र प्रदेश के अंदर, जो अंगोल नस्ल है उसकी उत्पत्ति है गंटूर आंध्र प्रदेश। इसमें ज़्यादा आपको याद नहीं रखना, एक तो इसकी उत्पत्ति याद रखनी है, एक इसका थोड़ा कलर का नॉलेज है, कलर इतना पूछते नहीं है, लेकिन जो उत्पत्ति मेन चीज़ आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है, गंटूर आंध्र प्रदेश, इसकी उत्पत्ति पूछते हैं तो गंटूर आंध्र प्रदेश है। और इसका कलर की हम बात करें पूरा सफ़ेद, पूर्णतः सफ़ेद कलर है, तो पूर्णतः सफ़ेद कलर का भी अगर आपसे पूछ ले तो ये इसी का होता है अंगोल नस्ल का, ये पूर्णतः सफ़ेद होती है, आपको जैसे दिखाई दे रही है बिल्कुल वाइट है ना, बिल्कुल वाइट कलर होता है अंगोल नस्ल का। ये हो गई हमारी भारतीय नस्लें, भारतीय नस्लें पूरी हो चुकी है। इसके बाद हम बात करेंगे विदेशी नस्लों की, है ना, जो विदेशी नस्लें होती है उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो विदेशी नस्ल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जर्सी नस्ल। जर्सी होती है, जर्सी का जो उत्पत्ति स्थान है वो कौन सा होता है, जर्सी द्वीप समूह या इंग्लिश चैनल बोल सकते हैं ना, जर्सी द्वीप समूह या इंग्लिश चैनल। अब जो ये जर्सी होती है इसका क्या होता है कि जर्सी का दुग्ध काल मतलब लंबा होता है, सबसे लंबा दुग्ध काल आप मान सकते हैं इसको, जो दुग्ध काल होता है इसका 305 दिन होता है, मतलब इसकी ये विशेषता है कि इसका दुग्ध काल बहुत ज़्यादा लंबा होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो अपने गर्मी के प्रति भी सहनशील नहीं होती है ज़्यादा, गर्मी में ये गर्मी इसके लिए अच्छी नहीं रहती है, गर्मी को सहन कम कर पाती है, गर्मी को सहन नहीं कर पाती है, तो इसकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है ना, देखभाल भी इसकी स्पेशल केयर करनी पड़ती है। जो जर्सी गाय है इसकी देखभाल ज़्यादा करनी पड़ती है क्योंकि ये गर्मी को सहन नहीं कर सकती है। एक इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट बात हम बात करते हैं वसा, वसा इसमें जो है सर्वाधिक वसा पाई जाती है, सर्वाधिक मतलब कितनी, 5.5% तक इसमें वसा पाई जाती है। जो जर्सी गाय है उसमें सर्वाधिक वसा पाई जाती है, कितनी पाई जाती है, 5.5% तक, है ना।
कि हम अगर शरीर की बात करते हैं तो शरीर आपको जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है इस प्रकार से इसका शरीर का कलर होता है, हल्का होता है बिल्कुल, या फिर थोड़ा सा डार्क भी हो सकता है इससे। वो कौन सा कलर होता है? कत्थई कलर होता है। उसके बाद तस्तरी नुमा इसका ललाट होता है। ये ललाट इस प्रकार से होता है ना, ये तस्तरी नुमा इस प्रकार से इसका ललाट होता है। सिर होता है इस प्रकार से होता है इसका यहाँ से। और उसके बाद हम बात की हमने सर्वाधिक वसा, ये आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। में जो है वसा होती है वो सर्वाधिक वसा मतलब 5.5%। गायों के अपन ने अभी तक इतनी वसा नहीं पड़ी है। सबसे अधिक वसा किसी के अंदर पाई जाती है? जर्सी के अंदर वसा कितनी पाई जाती है? 5.5%, यानी 5.25 से 5.5 मान सकते हैं आप, इतनी वसा इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट हमने बात की थी यह कम गर्मी सहनशील है ना, तो ये गर्मी को जनरली कम सहन कर पाती है। गर्मी इसके लिए थोड़ी हानिकारक होती है, कम सहन कर सकती है ये, और इसीलिए इसको देखभाल जो है हमको ज़्यादा करनी पड़ती है ना, इसकी देखभाल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और एक चीज़ हमने देखी कि एक तो है इसका दूध उत्पादन कितना होता है? 4000 से 5000 लीटर प्रति ब्यात। इसका दूध उत्पादन है वो कितना है? 4000 से 5000 लीटर प्रति ब्यात। और जो हमने स्पेशल जो इसकी बात की थी ये होता है इसका दुग्ध काल। तो इसका दुग्ध काल है वो जनरली सबका होता है उससे ज़्यादा होता है। और इसका कितना होता है? सर्वाधिक मतलब 305 दिन जो सर्वाधिक दुग्ध काल होता है वो किसका होता है? इसी का, जर्सी का। तो हमने जर्सी के अंदर क्या क्या देखा? जर्सी का उत्पत्ति स्थान तो आपको पता ही है, जर्सी द्वीप इंग्लिश चैनल। उसके बाद हमने बात की इसका कलर कौन सा होता है, तो आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं थोड़ा कथई सा कलर होता है। और इसका जो ललाट है वो तस्तरी नुमा होता है। और इसमें ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताई, इसकी वसा परसेंट बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक मतलब 5.25 से 5.5%, जो कि सर्वाधिक वसा परसेंट है ना। गायों के अंदर जो सर्वाधिक वसा परसेंट है वो जर्सी गाय में ही पाई जाती है, 5.5%। उसके बाद हमने बात की थी यह कम गर्मी सहनशील नस्ल है ना, कम गर्मी सहनशील नस्ल होती है ये। उसके बाद हमने बात की इसका, अगर आप दूध का ध्यान में रखें थोड़ा कितना है, तो इन एवरेज दूध जो प्रोडक्शन है इसका वो होता है 4000 से 5000 लीटर प्रति ब्यात। और इसका जो दुग्ध काल है वो सभी नस्लों में सबसे लंबा होता है। ये हो गई जो जर्सी नस्ल है उसके बारे में बात। उसके बाद हम बात करते हैं होलिस्टन फ्रीजियन। ये जो है विश्व में सबसे अधिक दूध देने वाली काऊ है ना। जो होलिस्टन फ्रीजियन है वो विश्व के अंदर, पूरे विश्व में सबसे अधिक जो दूध देती है वो काऊ है होलिस्टन फ्रीजियन। इसकी हम बात करते हैं तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ पे? होलैंड का आजकल जो इसका न्यू नाम है वो है नीदरलैंड। उत्पत्ति वैसे तो आपको हॉलैंड लिखा हुआ मिलता है, अगर ऑप्शन में हॉलैंड नहीं है तो इसका नाम आज जो अभी लेटेस्ट है वो है नीदरलैंड है ना। तो आपको ऑप्शन में हॉलैंड ना देके और कंफ्यूज करने के लिए नीदरलैंड दे देंगे है ना। तो आपको दोनों याद रखना है, हॉलैंड आया है ऑप्शन में तो हॉलैंड कर दो, बाकी अगर हॉलैंड नहीं दे रखा है तो क्या लिखोगे? नीदरलैंड है ना, नीदरलैंड होता है। इसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है? हॉलैंड या नीदरलैंड जिसको बोलते हैं। और इस नस्ल का जो है वजन भी अधिक होता है। जो विदेशी नस्लों की हम बात करते हैं तो सबसे अधिक होता है ना। और इसका दूध उत्पादन हमने बात कर ली है, बहुत अधिक होता है। कितना होता है? 5000 से 6000 लीटर। इस नस्ल का वजन विदेशी नस्लों में सबसे अधिक होता है ना, इसका वजन सबसे अधिक होता है। और इसका दूध उत्पादन भी सर्वाधिक होता है, दूध उत्पादन इसका सर्वाधिक होता है। दोनों चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ये जो नस्ल है इसका विदेशी नस्लों में सबसे अधिक एवं विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली नस्ल है। दूध उत्पादन में पूछे तो भी आपको पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए। उसके बाद जो इसकी खाने की कैपेसिटी होती है, उसका वजन भी बहुत अधिक होता है, इसकी जो खाने की कैपेसिटी होती है वो भी अधिक होती है। और जनरली आपने देखा होगा कि जो पशु दूध ज़्यादा देते हैं उनके थोड़ी वसा कम होती है ना। जो पशु जितना ज़्यादा दूध देता है उनके वसा कम होती है। तो इसमें वसा थोड़ी कम होती है, कितनी होती है? 4% तक वसा पाई जाती है। जो इसका दूध है उसमें 4% तक वसा पाई जाती है। और कलर अगर आप देखें तो इसी प्रकार से होती है, ये ब्लैक और वाइट कलर है ना, इसमें ये धब्बे पाए जाते हैं और इस प्रकार से ये दिखती है। इसका रंग आप देखें तो काला सफ़ेद धब्बे वाला है ना, ये जो आपको दिख रहा है, दिमाग में इमेज याद रखें कैसा होता है इसका, काला एवं सफ़ेद धब्बे वाला। ये हमने जो बात की इस नस्ल में विदेशी नस्लों में सबसे अधिक खाने की क्षमता होती है ना,
कि आपको जनरली पता चल रहा है भाई उसका बाहर भी अधिक है, दूध भी अधिक देती है, तो उसको खाने के लिए भी अधिक चाहिएगा। तो ये तो ज़्यादा आपको ध्यान देने वाली बात नहीं है, ये तो नॉर्मल अगर आप याद रखते हो उसको तो ये तो सामने ही पता चल रहा है कि इस नस्ल में जो है विदेशी नस्लों में सबसे अधिक खाने की क्षमता पाई जाती है ना, सबसे अधिक खाने की क्षमता पाई जाती है। इम्पोर्टेंट नस्ल है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं वापस कि उत्पत्ति कहाँ होती है। उत्पत्ति स्थान है इसका हॉलैंड या नीदरलैंड। के बाद हम बात करते हैं तो इस नस्ल का जो वजन है वो विदेशी नस्लें होती है उनमें सर्वाधिक वजन है इसका। और अगर दूध उत्पादन की बात करें हम, दूध उत्पादन भी इसका है वो पूरे विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन, विश्व के लेवल पे अगर बात करें तो सर्वाधिक दूध उत्पादन किसका है, होलिस्टन फ्रीजियन का दूध उत्पादन है वो सर्वाधिक माना जाता है। कितना होता है ये आप ध्यान में रखें, कितना होता है 5000 से 6000 लीटर। पूछ लेते हैं सर्वाधिक दूध उत्पादन है तो दूध भी पूछ लिया जाता है कई बार, तो आप ध्यान में रखें कि कितना होता है 5000 से 6000 लीटर प्रति ब्यात। और वसा की हम बात करें तो इसका दूध अधिक होता है और इसमें वसा परसेंट थोड़ा कम होता है, कितना होता है 4%। और इसका कलर आप ध्यान में रखें, ये इस प्रकार से दिखती है, जनरली बहुत सारे लोगों की देखी हुई भी होगी ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेड डेन की, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है ना होलिस्टन फ्रीजियन की। हम बात करेंगे नेक्स्ट रेड डेन की। अब रेड डेन को आप अगर इस प्रकार से पढ़ते हैं रेड डेन, अगर इस प्रकार से पढ़ते हैं तो आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसकी दो ही चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है, एक तो इसका उत्पत्ति स्थान, उत्पत्ति स्थान बना डेन से, क्या बना डेनमार्क, उत्पत्ति स्थान इसका बना डेनमार्क। इसी के नाम में दोनों चीज़ें हैं, आपको कुछ याद नहीं रखना इसमें, है ना। डेन से डेनमार्क बन जाएगा और रेड से ये पूरी तरह लाल, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ये ज़्यादा लाल दिख रही है ना, इसका कलर लाल कलर ज़्यादा है थोड़ा, इसमें जो कथई से भी थोड़ी बहुत डार्क कलर की है ये, तो इसका लाल कलर होता है, पूरी तरह लाल कलर की गाय होती है रेड डेन। तो हमने इसमें दो ही चीज़ें देखी और दो चीज़ें आपको नाम के साथ ही याद हो चुकी है। अगर आपको रेड डेन का नाम का पता है तो रेड डेन के, रेड के और डेन के अंदर ही इसका पूरा छुपा हुआ है कि रेड से हो गया रेड कलर की होती है पूरी, और डेन से हो गया डेनमार्क, है ना। रेड डेन का क्या हो गया, रेड प्लस डेन यानी रेड कलर, और डेनमार्क इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्राउन स्विस की। ब्राउन स्विस, अब ब्राउन स्विस में भी ब्राउन है तो इसका कलर ब्राउन होगा, और स्विस मीन्स स्विट्जरलैंड, है ना। स्विस से आप याद रख सकते हैं क्या, स्विट्जरलैंड। ब्राउन स्विस यानी स्विट्जरलैंड और ब्राउन कलर। और इसकी एक जो विशेषता होती है ये क्या होती है कि जो हमने जर्सी में पढ़ा था कि वो गर्मी के प्रति सहनशील कम होती है, लेकिन जो ये है वो जर्सी की तुलना में, अगर तुलना की जाए तो जर्सी की तुलना में गर्मी को अधिक सहन कर सकती है ना। इसके बारे में हमने बात की, ये ब्राउन स्विस है वो, इसका जो उत्पत्ति स्थान हमने पढ़ा क्या है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ब्राउन स्विस स्विट्जरलैंड। उसके बाद हम बात करें अगर कलर की तो ब्राउन या भूरा कलर जिसको बोलते हैं, इस प्रकार से आप पिक में देख सकते हैं, ये जो भूरा भूरा कलर दिख रहा है इस प्रकार का कलर इसका होता है ना। और स्विट्जरलैंड है वो इसकी उत्पत्ति स्थान इसका माना जाता है। उसके बाद हमने बात की है जर्सी की अपेक्षा ये अधिक गर्मी सहन कर सकती है, ये जो काऊ है जर्सी की अपेक्षा अधिक गर्मी सहन कर सकती है। इसका जो दूध उत्पादन देखें हम तो एक एवरेज दूध उत्पादन है इसका कितना 5000 या 5200 लीटर जिसको कहते हैं, 5200 से 50 हो सकता है, 5200 से 50 प्रति ब्यात। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयरशायर की। आयरशायर की अगर उत्पत्ति की बात करें तो ये होती है स्कॉटलैंड। तो ये आयरशायर होती है ना।
हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसकी, आयरशायर की। नेक्स्ट है आयरशायर। आयरशायर की स्पेशल क्या है इसमें, अगर इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो एक तो है इसका उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान कहाँ पे है इसका, स्कॉटलैंड। जो आयरशायर है उस नस्ल का उत्पत्ति स्थान है स्कॉटलैंड। और इसके बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो आयरशायर होती है उसको सबसे सुंदर नस्ल माना जाता है। आप लोगों ने हो सकता है सुना भी हो, इसको सबसे सुंदर नस्ल माना जाता है। तो हम देखते हैं कितनी सुंदर है ना। ये आप देखिए, ये है आयरशायर, इस प्रकार से दिखाई देती है ये। और इसको जो विदेशी जो नस्लें हैं उनमें सबसे सुंदर माना जाता है। जो आयरशायर नस्ल है उसको विदेशी नस्लों में सबसे सुंदर माना जाता है। आपको पूछ सकते हैं कि विदेशी नस्लों में सबसे सुंदर नस्ल कौन सी मानी जाती है ना, कौन सी है, तो वो है आयरशायर। और उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, स्कॉटलैंड। उसके बाद इसके जो बैल होते हैं वो अधिक फुर्तीले होते हैं। जो आयरशायर नस्ल है उसके बैल अधिक फुर्तीले होते हैं। और दूध उत्पादन की हम बात करें तो ये होता है 4850 से 4850 लीटर प्रति ब्यात। कितना होता है, 4850 लीटर प्रति ब्यात। और इसकी वसा परसेंट की हम बात करते हैं तो नॉर्मल वसा परसेंट होता है इसका 4% इसमें वसा पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हो गई आयरशायर के मेन चीज़ें याद रखने वाली। स्कॉटलैंड ध्यान में रखना है उत्पत्ति का। उसके बाद ये सबसे सुंदर होती है ना, ये चीज़ें तो आपको याद होनी ही चाहिए। बाकी इसके बेल होते हैं फुर्तीले होते हैं। और इसका अगर दूध उत्पादन आप जनरली देखें तो 4850 लीटर तक हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं, कुछ नस्लें हैं गाय की संकर नस्लें, जिनको अलग अलग नस्लों से संकरण के द्वारा बनाया गया है ना। अलग अलग नस्लों को संकरण करके और जो बनाई गई है वो नस्लें हैं संकर नस्लें। के हम सबसे पहले बात करते हैं करंट स्विस। तो करंट स्विस किसके संकरण से बनी हुई है, करंट स्विस है वो ब्राउन स्विस और साहिवाल के संकरण से बनी होती है। किससे बनी हुई है, ब्राउन स्विस और साहिवाल के संकरण से। ब्राउन स्विस और साहिवाल के संकरण से बनी हुई है, जो NDRI करनाल से विकसित है ना। ये आपसे पूछ सकते हैं, कई बार पूछ लेते हैं, जैसे नाम में भी करण दिया हुआ है करनाल है ना, तो ये NDI करनाल से विकसित की गई नस्ल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट फ्रीज। करंट फ्रीज जो नस्ल है वो है आपकी होलिस्टन फ्रीजियन और थारपारकर के द्वारा है ना। होलिस्टन फ्रीजियन और थारपारकर के द्वारा विकसित की गई नस्ल है वो कौन सी है, करंट फ्रीज। तो भी आपको इसके नाम से पता चल रहा है, करंट फ्रीज मतलब करनाल के अंदर विकसित किया गया है। इसको जो NDRI करनाल है वहाँ पे विकसित किया गया है। कौन सी, करंट फ्रीज। ये आपको पूछ लेते हैं कई बार, इनका कौन सी किसके संकरण से बनाई गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं फ्रीजवाल। ये जो संकर नस्लें होती है इसमें जो ये फ्रीजवाल है वो सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, मतलब संकर नस्लों के अंदर बात करें तो संकर नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है फ्रीजवाल का। और फ्रीजवाल में तो आपको दिख रहा है फ्रीज मीन्स होलिस्टन फ्रीजियन। उसके बाद पीछे की हम बात करें वाल तो साहिवाल है ना, दोनों इसी के नाम से लिए गए हैं। होलिस्टन फ्रीजियन से फ्रीज लिखा हुआ है और साहिवाल का वाल, यानी जो फ्रीजवाल होती है वो किसका क्रॉस है, होलिस्टन फ्रीजियन और साहिवाल का। उसके बाद हम बात करते हैं जर्सिंद। जर्सिंद भी आपको नाम से पता चल रहा है किस किस का क्रॉस है, जर्सी और सिंधी का। जर्सी और सिंधी का क्रॉस कौन सा है, जरसिंद। और ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पे विकसित की गई है, तो ये इलाहाबाद में है ना। जो जरसिंद है वो इलाहाबाद में, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं सुनंदिनी। सुनंदिनी है ये केरल में मतलब प्रसिद्ध नस्ल माना जाता है इसको, केरल में बहुत प्रसिद्ध नस्ल है। और ये भी मतलब 3 नस्लों के कंपोजिट मतलब संकुल से बनी हुई है। कौन कौन सी नस्लें हैं इसमें, ब्राउन स्विस है, होलिस्टन फ्रीजियन है और जर्सी है ना। इन तीनों आप देख सकते हैं, ब्राउन स्विस के साथ इनका केटल्स का क्रॉस करवाया गया है, होलिस्टन फ्रीजियन और जर्सी का है ना। तो और अन्य नस्लें अगर हम देखें तो अन्य नस्लों में एक नस्ल होती है रथ। रथ नस्ल का ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना आपको, कहाँ पाई जाती है, तो ये रथ नस्ल को गाय की होती है और अलवर में पाई जाती है। कभी कभार नस्ल के बारे में पूछ ले, ये नस्ल किसकी है, तो ये अलवर में पाई जाती है, गाय की नस्ल है रथ नस्ल। उसके बाद है वेचूर नस्ल है ना। वेचूर नस्ल की हम बात करें, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट नस्ल है। वेचूर है ये सबसे छोटी गाय मान सकते हैं इसको आप है ना। सबसे छोटे आकार की नस्ल अगर बात करते हैं वो होती है वेचूर, जो कि स्पेशली कहाँ पे, केरल में पाई जाती है। केरल में जो ये छोटे आकार की गाय होती है इसको क्या बोला जाता है, मिनिएचर भी बोला जाता है ना, मिनिएचर। और अगर इसकी आप लंबाई की बात, ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई या इसका जो साइज होती है वो होती है सिर्फ 87 सेंटीमीटर, जो कि काफ़ी
कम मानी जाती है ना, इसकी ये है 87, जो कि कम है, और इसको विश्व में सबसे छोटी गाय का दर्जा भी प्राप्त हो चुका है ना, जो गिनीज बुक में इसका नाम रिकॉर्ड हो चुका है छोटी गाय के लिए ना। सबसे छोटे आकार की गाय अगर आपसे पूछे सबसे विश्व के अंदर सबसे छोटे आकार की, तो ये होती है वेचूर नस्ल। एक जो ये आगे पीछे हो चुका नारी है ना, एक नस्ल होती है अपनी नारी, ये नस्ल है नारी। तो नारी नस्ल आपसे पूछ सकते हैं कि नारी नस्ल किसकी है, तो आपको ध्यान में रखना है जनरली नारी नस्ल है किसकी है, नारी नस्ल है गाय की नस्ल है ना। और ये कहाँ पे पाई जाती है, अगर इसकी बात करते हैं हम, तो ये सिरोही में पाई जाती है ना। ये जो नारी नस्ल है वो कहाँ पे पाई जाती है, सिरोही में। ये होती है इस प्रकार की। अब ये इसके सींग देख के आपको लग सकता है इसकी क्या विशेषता है, कि जो ये होती है मतलब जंगली जीवों से आसानी से मतलब अपने को बचा सकती है, और अपना जो मालिक होता है वो भी बचा सकती है। ये अपने मालिक की भी सहायता कर सकती है जंगली जानवरों से। तो ये झुंड में जंगल के खतरनाक जानवरों का सामना भी कर लेती है, और साथ में अपने मालिक की भी रक्षा कर सकती है। ऐसी गाय है ना, ये ध्यान रखना है इसका। बस जो नारी नस्ल है वो थोड़ा कि कहाँ पे पाई जाती है, तो सिरोही में पाई जाती है। और स्पेशल इसका क्या है, तो ये खतरनाक जंगली जानवरों से अपनी खुद की और मालिक की रक्षा कर सकती है। और इसके सींग की बात करें हम, सींग इसके लंबे व नुकीले होते हैं। एक हमने सींग बड़े किस में पढ़े थे, कांकरेज में, है ना, कांकरेज में पढ़े थे बहुत बड़े सींग। और एक ही होते हैं इस नारी के भी बड़े सींग होते हैं, नारी के सींग लंबे होते हैं, जिसका इसके फायदा है कि जंगली जानवरों से रक्षा कर सकती है। ये हमारी गायों की नस्लें कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।